गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को आरआरबी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न जो है बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम बताएंगे जो आप जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उससे रिलेटेड बताएंगे जो आपको जो है नए लगेंगे। तो जो नए लगेंगे या जो नहीं जान रहे हैं उसको आपको जो है नोट करना है, ठीक है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है इंसुलिन, और आज का जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है। तो कहाँ से सेक्रेट होता है वो तो हम बाद में बताएंगे, अभी पहले हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन है क्या। तो ध्यान रखेंगे, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लैंड्स द्वारा जो है सेक्रेट होता है। और वो ग्लैंड का नाम क्या है आपको पता है? दैट ग्लैंड इज पैंक्रियाज भी उसको बोलते हैं, पैंक्रियाज, अग्न्याशय भी बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे कि अग्न्याशय बोले तो हमारे पेट के अंदर जो है होता है अग्न्याशय, पैंक्रियाज, और उसी पैंक्रियाज में एक सेल होता है जिसका नाम है बीटा सेल, और उसी बीटा सेल से जो है ये इंसुलिन जो है स्रावित होता है, सेक्रेट होता है। नाउ नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि इंसुलिन के बारे में सबसे पहले पता किसने किया था, बताइए। तो इंसुलिन के बारे में किसने पता किया था? तो वेटिंग एंड वेस्ट, यू मे ऑल्सो रिप्लाई, देयर इज नो मैटर, ओके। नाउ तो इंसुलिन किसने खोजा था? तो वेटिंग एंड वेस्ट ने इसको सर्च किया था, खोजा था, ठीक है। नाउ अब देखेंगे कि इंसुलिन का हमारे बॉडी में क्या काम है। एक ही क्वेश्चन है आपका, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, आए हुए हैं, उस सबको हम बता रहे हैं आपको। तो ध्यान रखेंगे कि इंसुलिन जो है हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर पेट में जो है पैंक्रियाज होता है, उस पैंक्रियाज में एक बीटा सेल होता है, दैट इज बीटा सेल, याद रखेंगे बीटा सेल। और इस बीटा सेल से जो है इंसुलिन जो है क्या होता है, सेक्रेट होता है। अब क्वेश्चन है कि इस इंसुलिन का जो है फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है। आइए, हम लोग बहुत सारे जो है मटेरियल जो है फूड के रूप में लेते हैं, जैसे मान लीजिए डेली का हमारा यूज़ का है क्या, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सभी चीज़ें खाते हैं। तो उनमें आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, या सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज पाया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज जो है किस रूप में रहना चाहिए? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहना चाहिए। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो है हम भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, उसका पाचन होता है, पाचन होता है, मीन्स उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इंसुलिन जो है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। अब कंट्रोल करना हम किन्हें क्यों बोला? तो कंट्रोल करना मतलब इसमें दो कंडीशन है। एक तो होता है कि नॉर्मल होना चाहिए हमको, एक हो गया क्या भाई, नॉर्मल से कम हो गया, लेस हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेस। तो हमेशा याद रखिएगा अधिकता और न्यूनता, पिछले भी वीडियो में हमने बताया था आप लोग को कि किसी भी चीज़ की कमी वो भी एक बीमारी है, और किसी चीज़ की अधिकता वो भी बीमारी है। तो नॉर्मल जो है हमको जो हमारे बॉडी में जो है शुगर की मात्रा जो है, ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल रहनी चाहिए। अगर वो कम होता है तो एक बीमारी है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं, देखेंगे, हाइपोग्लिसेमिया। जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लिसेमिया। यहां लिखते हैं हाइपो
ग्लिसेमिया, ध्यान रखिएगा। तो हाइपोग्लिसेमिया जो है, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हाइपोग्लिसेमिया क्यों होता है, तो याद रखेंगे जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो गया, तो ये हो गया क्या, डायबिटीज। यहाँ हम क्या बोले हैं, कम हो जाएगी। तो हाइपो मीन्स अपने बोलचाल की भाषा में आप याद रखिए कि हाइपो मतलब क्या होता है, कम, यहाँ के हिसाब से। तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा मतलब शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लिसेमिया। लेकिन जब वही जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। हिंदी में उसको बोलते हैं मधुमेह। बोलचाल की भाषा में गांव खेड़े में लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शुगर, शुगर की बीमारी हो गई। और पहले पुराने समय में ये शुगर की बीमारी राजे महाराजे जो होते थे उनके घरों में देखा जाता था, एक दो लोग को होता था। लेकिन आज के ज़माने में लगभग हमारे हिसाब से 60% 70% घर ऐसे हैं कि उसमें एक न एक जो है डायबिटीज़ के मरीज जरूर मिल जाएंगे। कोई ना कोई रिलेटिव हो, हमारे घर वाले परिवार वाला, कोई ना कोई मिल जाएगा। और एक चीज़ मज़े की बात है कि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी को सपोज मधुमेह होता है, मधुमेह, तो घबराने की बात नहीं है। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हम डॉक्टर थोड़े हैं, नहीं, हम आपको एक पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं कि अगर इसको हम बीमारी लेके चलेंगे तो ये बीमारी है, अगर इसको हम मेंटेन करके चलेंगे कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है, सुनिए, सभी को ये जो है मधुमेह है, डायबिटीज सभी को है, दुनिया का हर इंसान के पास है। लेकिन उनके पास जो है इंसुलिन का स्राव बराबर हो रहा है, कम ज़्यादा नहीं है, तो और नॉर्मल रेंज में है। लेकिन किसी कारणवश हमारी दिनचर्या, खान पान, है ना, या उस तरह के हम एक्टिविटीज़ में हमारा जो है हमको बेचैनी, हम ज़्यादा जो है वर्क, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इन सारी चीज़ों से भी ये जो है डायबिटीज़ की बीमारी होती है। आइए वंस अगेन आपको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। तो अब जो है इंसुलिन की मात्रा अगर किसी कारणवश हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हम ग्लूकोज खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा, तो वो हो गया हाइपोग्लिसेमिया। जब ये जो है इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी या हमारा बीटा सेल जो है इंसुलिन का स्राव नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो ग्लूकोज खा रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं होगा। अब वो कैसे रहेगा, शुगर के ही रूप में हमारे बॉडी में रहेगा। तो डॉक्टर के पास चेक करने जाते तो बोल देता भाई वो क्या है, आपको डायबिटीज हो गई, आपको प्रिकॉशन लेना है। नेक्स्ट, और इसमें पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। जानते होंगे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, यस, टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ठीक है, अब भैया ये जानना है आपको कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था, टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या था, हैदर अली। और मैसूर वर्ड हमने बोला, ये मैसूर जो है पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है, तो याद रखेंगे जो कर्नाटक हम लोग बोलते हैं ना, कर्नाटक, तो कर्नाटक का पुराना नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या, मैसूर। ठीक है, तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था किसके द्वारा, तो आपको पता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुने होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज शासक था, है ना, वायसराय था, उसके हाथों जो है हारना पड़ा था किसको, टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान के फादर का नाम हैदर अली, वो मैसूर का शासक था और अपने ज़माने का फेमस शासक था। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे प्रीवियस में आपको ब्लड पार्ट 1 में हमने बहुत सारा चीज़ बताया है, अभी ब्लड पार्ट 2 का हम क्वेश्चन डालने वाले हैं,
उसमें मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि जो जनरल कॉमन बच्चे हैं और एवरेज बच्चे वो शायद ही नहीं ही जान रहे होंगे, ऐसा हम बताएंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। आइए, तो टीपू सुल्तान के बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ONGC। ये ONGC क्या है भाई? आप भी जाने हैं, सुनते होंगे, और यही नहीं, हमारे बहुत सारे बच्चे ONGC में जो है लगे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। उसी में हम अपने जो हीरोज़ हैं और हीरोइंस क्लास के उनको भी हाईलाइट करना है हमको। तो हमारे सचिन चिलबुले भैया हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना, वो भी अभी कार्यरत हैं कहाँ? ONGC मुंबई। और उन्हीं के सहयोग से, सभी बच्चों के सहयोग से जो ये क्लास चल रहा है। और आइए देखते हैं, अभी आपको हमने नाम लिया क्या? ONGC, ये क्या होता है? तो देखिए, फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ONGC है क्या, इसका पूरा नाम पूछेगा। याद रखेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ओ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। अब क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, कब? 1956 है, यस, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी ONGC का। और इसका मुख्यालय पूछता है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे, देहरादून। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। अब देहरादून ये किस स्टेट में है यार? यस, कहाँ है? उत्तराखंड। आपको पूछता है कि उत्तराखंड या उत्तरांचल भी बोलते हैं। और याद रखेंगे, ये उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है यूपी को काटकर बनाया गया है। 2000, ठीक है, 2000 में जो है चार कितने? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, तीन राज्यों का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड जो है यूपी को काट कर बनाया गया है, यूपी से अलग किया गया है। किसको? उत्तराखंड को। और वही उत्तराखंड, उत्तरांचल, उसकी राजधानी है कहाँ? देहरादून। देहरादून में और भी है, मिलिट्री अकादमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ONGC का मुख्यालय है कहाँ? तो देहरादून। नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले तो हमको टर्म समझनी है, आनुवंशिकता। तो बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम जो है नहीं समझ पाते, है ना, तो उनके लिए थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज करना पड़ता है। तो आप लोग जेनेटिक्स का नाम सुने होंगे या हेरिडिटी का नाम सुने होंगे, जेनेटिक्स। ये आनुवंशिकता होता है क्या? तो समझिएगा, बच्चा जब पैदा होता है तो फटाक से उसका जो है चेहरा देखा जाता है किस पे गया है, नहीं। अब बच्चा जो है तो भाई मम्मी पापा का चेहरा है तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी देखने को होता है वो अपने जो है दादाजी के चेहरे पे आ गया है, नाना जी के चेहरे पे आ गया है, ठीक है, या मामा से चेहरा, मौसी से चेहरा मिल रहा है उसका। तो भैया ठीक है, मम्मी पापा तो चलेगा, उसमें मौसी मौसा मामा मामी कहाँ से मिल गए उसमें? तो ध्यान रखिएगा, यह है जेनेटिक जो है कैरेक्टर का रीजन है। इसमें रीजन किसका हो रहा है? जेनेटिक वर्ड का। सुनिएगा, तो आनुवंशिकता, ध्यान दें दीजिएगा, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, ये क्या चीज होता है भाई? तो ध्यान देंगे, हमारा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉरवर्ड होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जाता है। वो किसके माध्यम से जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जीन, जीन का नाम सुने हैं? यस, वो जीन जो है, किसको जीन बोलते हैं हम लोग? DNA, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीन। ये जीन का देन है। और ये जीन जो है DNA, आप लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब जान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये DNA कहाँ पाए जाते हैं?
हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं? तो याद रखिएगा कि क्रोमोजोम्स, सुने हैं, क्रोमोजोम्स हमारे बॉडी में जो है कितने 46 जो है क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स। और यही क्रोमोजोम्स जो होते हैं तो इनका ट्रांसफर होता है, इनका ट्रांसफर होता है कब? तो याद रखेंगे कि जब जाइगोट बनता है, ध्यान देंगे यहां XX और YY नाम सुने होंगे, सॉरी XX और XY ये क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये जो XX होते हैं वो जो होते हैं फीमेल, महिलाओं का जो क्रोमोसोम होता है XX है, और पुरुष वर्ग का क्या होता है? XY। तो इनका जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का नाम सुने हैं ना? फर्टिलाइजेशन मीन्स जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म कहाँ से आता है? तो पुरुष वर्ग से, और ओवम ओवरी से वर्ड से लिया गया, ओवम अंडाणु भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो आता है महिला वर्ग से। तो उस दौरान जो है XX और XY क्रोमोसोम में आपसी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कैसे होता है? अब इधर से X क्रोमोसोम अगर आ रहा है और इधर से भी X क्रोमोसोम आ रहा है, तो मीन्स जो न्यू बेबी जो पैदा होगा या होगी वो क्या होंगे भाई? तो XX आ गया, मतलब क्या? बच्ची पैदा होगी। अब इधर से अगर X आया क्रोमोसोम और इधर से आ गया क्या? Y, तो यहाँ पे कौन सा बच्चा पैदा होगा? तो मेल बेबी पैदा होगा, बच्चा। ये है बच्ची और ये है बच्चा। तो इसमें जो है न्यू जनरेशन, हम लोग जो है न्यू बेबी पैदा करते हैं, तो ये क्रोमोसोम का ही ट्रांसफर होता है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं क्या? DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से हमारे कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। थोड़ा सा DNA के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन देता है कि DNA का खोज किसने किया था? उसका जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल बोले तो उसके चेन है ऐसे, ठीक है, ऐसे चेन होते हैं, और इस चेन में ऐसे आप लोग पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में इसको। अब मिसलेनियस क्वेश्चन है, जहां तहां से आपको खाली हम बता दे रहे हैं, तो ध्यान देंगे। ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन एंड क्रिक। नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। क्या? तो याद रखेंगे कि वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसका? DNA का। रुकिएगा, इसी में क्वेश्चन पूछता है कि जेनेटिक कोड, ये DNA से रिलेटेड है, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? तो हमारे ही देश के एक जो है साइंटिस्ट हैं, है ना, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना ने जो है, उन्होंने जो है जेनेटिक कोड का खोज किया था, और उसके लिए जेनेटिक कोड की खोज करने के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। कब मिला था? ईयर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1968 है अप्रॉक्स, देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें देखना होगा। तो याद रखेंगे उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विज्ञान में, बायोलॉजी में याद रखेंगे, मेडिकल साइंस में उनको जो है जेनेटिक कोड की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। तो आइए, तो मेन क्वेश्चन था कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे ग्रेगरी मेंडल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है ये कि आनुवंशिकता जो है, जेनेटिक्स जो है, उसका जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे ग्रेगरी मेंडल। चर्चा करेंगे हम लोग बहुत डिटेल्स में, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन होने के चलते अभी हम थोड़ा थोड़ा इस पे जो है फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिसंबर, देखना भैया, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं 3 टिकट महाविकट।
3 को हम लोग अशुभ मानते हैं और अशुभ ही है ये, देख लीजिए कैसे अशुभ हो गया। 3 जो है दिसंबर 1984 की घटना, हम लोग तो मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़ लिख के देखते हैं, सुने हैं, है ना, लेकिन जो एमपी वाले हैं उनको तो पूरी तरह से नहीं। एमपी में उसका, एमपी का कैपिटल कहाँ है? भोपाल। तो भोपाल वाले लोगों को तो जो ये जेहन में बसा हुआ है, क्यों? तो याद रखिएगा 3 दिसंबर, ठीक है 1984 को एक घटना घटी थी। वहां पर एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और उस जहरीली गैस का नाम क्या है? MIC, शॉर्ट में याद रखिए मिक। मिक गैस जो है, मिक बोले तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि क्या है? जहरीली गैस है। किसी कारणवश एक केमिकल फैक्ट्री में बन रहा था। अब हो सकता है उसका जो कंटेनर है जिसमें वो स्टोर किया जाता है, मे भी उसमें लीक हो गया हो, या जो भी रीजन हो वहां से लीक हो गया। कौन? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, और वो गैस है। अब वो जो है फैलते गया, जहां तक गया, अगर स्टेशन पे लोग बैठे हैं उनके जो है श्वसन द्वारा जो है बॉडी में गया, तो वहीं पर लोग जो क्या हो गए? खत्म, स्वाहा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है मर गए थे, डेड हो गए थे। तो इसीलिए उस घटना को अभी तक याद किया जाता है। तो कब घटी थी घटना? 3 दिसंबर 1984 में, 1984 में। और कहाँ पे घटी थी? भोपाल में। तो इसी को दूसरे वे में पूछ सकता है कि भोपाल त्रासदी, भोपाल की घटना, भोपाल त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नाम ही है भोपाल त्रासदी, भोपाल में हुई थी। और उसमें स्राव किसका हुआ था? कौन सी गैस थी? तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर? चलिए, और इनके जो है परिवार वाले लोग जो भी इसमें विक्टिम्स हुए थे, जो भी बेचारे इसके जो है क्या हुए थे, शिकार हुए थे इस घटना का, उसके परिवार वाले आज भी जो है गवर्नमेंट से जो है डिमांड करते रहते हैं उनके नीड्स को जो है फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी हैं, लोहा। एक तो लोहा हम बताए थे कि अपने बॉडी में भी मिलता है, नहीं ब्लड में पढ़ाए हुए हैं उसमें कि लौह तत्व पाया जाता है, कहाँ? हीमोग्लोबिन में, ठीक है, आयरन। तो सुनेंगे, यहाँ लोहा हम लोग पढ़े, ओरिजिनल लोहा जो घर मकान हम लोग बनाते हैं, और उसका सिंबल क्या होता है भाई? Fe, फेरस, फेरिक पढ़ते ना, तो याद रखेंगे Fe सिंबल होता है लोहा का। अब लोहा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, डिटेल में बता दें थोड़ा, 1-2 मिनट ज़्यादा। आयरन, लोहा। अब क्वेश्चन है कि हमारे नेचर में जो है कौन सा ऐसा जो है धातु है, मेटल है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने का मीनिंग क्या है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने का मीनिंग है कि उसके साथ जो है बाकी सभी जो है मिक्सअप जो है नहीं होते हैं, अशुद्धियां उनमें नहीं होती हैं। तो दैट इज गोल्ड, सोना। वो क्या है? सोना एक ऐसी धातु है जो क्या है भाई? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन हम अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि भाई सोना जो है गोल्ड है, उसका सिंबल क्या होता है? यस, आप लोग तेज हो भाई, AU, औरम, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कि गोल्ड का जो सिंबल क्या होता है, तो गोल्ड लिख रहे हैं जी से, तो जी हो गया उसका सिंबल, नहीं। ये सिंबल जो है दिए गए हैं किसके बेस पे? लैटिन नेम, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे लैटिन नेम, ठीक है। तो औरम होता है, उसके हिसाब से रखा गया है क्या? AU। उसी तरह से आयरन है, तो आयरन का है नहीं कि आई लिख देंगे तो वो आयोडीन हो जाएगा केमिस्ट्री के भाषा में, नहीं, Fe बोलना है। आयरन का क्या होता है? Fe। तो याद रखेंगे लोहा जो है प्री स्टेज में नहीं पाया जाता है, तो किस अवस्था में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, आप लोग नाम सुने होंगे ओर।
और हिंदी में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क, अयस्क। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो नए हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये पढ़े होंगे, वो 9, 10th 8th क्लास में सब वर्ड्स मिलेंगे आपको, भूल गए होंगे, लेकिन उनको हम ताज़ा कर रहे हैं। एक तरह से हम जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नए नए चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी आपको ये पुराने चीज़ें जो जान रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग से निकल चुका है, उसको एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आप रिवाइज कर लो, और हमेशा याद रखना एग्जाम में इजी क्वेश्चन में आप अगर गलत करते हो तो लिख के रख लेना, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इजी क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होना चाहिए। टफ क्वेश्चन सबके लिए रहेगा, 2-4%, 10% बच्चे रहेंगे वो थोड़ा इधर उधर से पढ़ लिए तो उनके लिए वो कुछ क्वेश्चन उसमें से बन जाते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन में अपने को कभी भूल कर भी गलती नहीं करनी है। तो इजी कैसे होगा, तो जब हम उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए इस ब्रेन में जो है सीपीयू में हमारे चला जाएगा, किसमें, परमानेंट मेमोरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर के सेंस में रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो उसी तरह से इसके रीड ओनली मेमोरी में चला जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में आएगा तो मान लो सपोज उसमें याद भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन आपके सामने है, आप खटाक से उस पर ध्यान जाएगा आपका, समझ रहे। इजी क्वेश्चन में गलत नहीं करना है, इसलिए हम रिवीजन ही करा रहे हैं आपको मैक्सिमम, तो ध्यान देंगे। तो और क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, दिस इज अ रॉ मटेरियल, ये क्या होता है, कच्चा पदार्थ है, जो एक तरह से खनिज है, एक तरह का। ये खनिज किसको बोलते हैं, मतलब जमीन से हम लोग खोद कर उसको निकालते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि और जो होता है वो कच्चा पदार्थ है, और इसी में बहुत सारे अशुद्धियां होती हैं, और उसी में हमारा मेटल भी छुपा हुआ है दूसरे रूप में। अब उसी का हम लोग जो है केमिकल प्रोसेस करके फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, किसको, प्योर मेटल को फाइंड आउट करते हैं, उससे जो है निकालते हैं। ठीक है, तो आइए मेटलर्जी वर्ड पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें वो सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह पढ़नी है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो और क्या है भाई, कि वैसे खनिज जिससे हम लोग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक मेथड द्वारा, केमिकल मेथड द्वारा, प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, मेटल्स को जो है प्योर रूप में जो है फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं और। अब सुनिएगा, इसमें जो है बहुत सारे अशुद्धियां पाई जाती हैं, अयस्क में बहुत प्रकार की अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे, गैंग। अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के सेंस में आपको हमने क्या बताया था कि जो मिस्टेक्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, बग, उनको बोलते हैं बग। प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग। कल एक आपको पढ़ाया था हमने, डिबलिंग। डिबलिंग क्या होता है बताइए, तो वही प्रोग्रामिंग में है ना, प्रोग्रामिंग करते वक्त जो है क्या हो जाता है, बहुत सारे जो है मिस्टेक्स हो जाते हैं, अशुद्धियां हो जाती हैं, वो भी है क्या, डिबलिंग। बराबर है, यही बताए थे ना, हाँ डिबलिंग, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे, हाँ मतलब जो गलतियां होती हैं उस गलतियों को जांच करेंगे, तो वो होता है डिबलिंग। और बग बोले तो वो जो है उसमें जो है अशुद्धियां होगी, मतलब क्या, मिस्टेक्स हो गए, किसमें, प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, तो आइए अब इसको हम जो है आयरन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आयरन जो है इसके और होते हैं, अयस्क होते हैं, कौन कौन, तो मेन जो होता है हेमाटाइट, हेमाटाइट। दूसरा क्या होता है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। एक क्या होता है, सीडेराइट, सीडेराइट। और एक और बताया था आप लोग को, नहीं कंफ्यूजन है उसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, मेन ये होते हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, हेमाटाइट। और हेमाटाइट Fe2O3 देखते हैं,
तो ध्यान रखिएगा हेमाटाइट जो है इससे जो है कैसे हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का नाम आप लोग सुने हैं, जरूर सुने होंगे। बड़े बड़े जो है कंपनियां जहाँ पे आयरन के वर्क जो है वर्कशॉप पे काम किए जाते हैं, तो वहाँ पे ओर को मेल्टिंग करने के लिए, जैसे सेल वगैरह का नाम सुने हैं ना, तो ये होता है ब्लास्ट फर्नेस। शॉर्टकट में हम बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ब्लास्ट फर्नेस। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोयला है ना, और हेमाटाइट जो है वो ले लिए, मतलब जमीन से जो खनिज निकाले हैं, और निकाले हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके कोयले के साथ करके मिक्सअप करके ये ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग डालते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसका टेम्परेचर होता है कितना, लगभग जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा को पिघलाना है ना ओ, तो याद रखेंगे इस टेम्परेचर पर इसको इसमें डाला जाता है। किसको, तो हेमाटाइट के चूर्ण को और कोयले के चूर्ण को मिक्सअप करके डाला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर तो है लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक कोयला जलता है, और कोयला जलने के बाद क्या होता है, इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये और जो है हेमाटाइट जो है इसके रिडक्शन में भाग लेता है। ऑक्सीकरण अवकरण पढ़े हैं ना, तो अवकरण रिडक्शन में भाग लेता है। और याद रखेंगे कि इस प्रकार जो है लिक्विड अवस्था में जो है आयरन हमको प्राप्त होगा, और इसको इस नली से हम लोग क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। और बाहर लेकर जैसे में उसको जिस साँचे में हमको ढालना है, जिस रूप में उसको ढालना है, उसमें हम लोग फिर डाल देते हैं उसको। तो याद रखेंगे कि ये ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर जो है अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कार्बन, ये कोयला जो है जलता है, तो यहाँ फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके रिडक्शन में भाग लेता है, और इस प्रकार जो लोहा जो है आयरन लिक्विड अवस्था में मिलता है, और उसको हम लोग बाहर प्राप्त करने। तो क्वेश्चन देता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस से हमको निकलता है क्या चीज, द्रव अवस्था में लोहा होता है, वो कौन सा लोहा होता है, तो याद रखिए उसका नाम है ढलवां लोहा। कौन सा लोहा है, ढलवां लोहा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शुद्ध जो है लोहा का प्रकार कौन सा होता है, तो याद रखेंगे पिटवा लोहा। अब डिटेल में तो और इस टॉपिक पे हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन फास्ट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये जो है लोहा की शुद्धता, कि ये लोहा शुद्ध है अशुद्ध है, ये किसके बेस पे हम लोग बताते हैं, किसके बेस पे डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है उसके बेस पे जो है डिफाइन किया जाता है कि ये कितना शुद्ध है या अशुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सबसे शुद्ध लोहा जो होता है पिटवा लोहा होता है, और जो ब्लास्ट फर्नेस से जो लोहा मिला, आयरन मिला, उसको हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा। ठीक है, तो मेन जो हमको बताना था, आइए, लोहे में जंग लगना, तो सुनिएगा, जंग लगना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट होना। यहाँ बहुत सारे चीज आपको डिस्कस करें, केवल पैसेंस के साथ ध्यान से सुनिए। लिखने का तो हमारा प्रोसेस ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी हम लोग इस लाइन में भी नए हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले होगा, उससे रिलेटेड फिगर कैसे दिखाएंगे, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग बताने वाला कोई नहीं है, हम लोग आपस में ही, हमारे बच्चे जो हैं वो अपना प्रयास से यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग। आइए आपको बता रहे हैं जंग लगना। तो सुनना भैया, अपने दिमाग को भी जंग लग सकता है, नहीं कैसे, जब इसको हम एक्टिव मोड में नहीं रखेंगे, कहीं पे सेंटर लाइन में हो गए, किसी से कोई मतलब नहीं, गांव समाज में ये अभी का जो है प्रेजेंट दौर में क्या एक्टिविटीज चल रही है, यूक्रेन क्यों युद्ध हो रहा है, रसिया का क्यों युद्ध हो रहा है, पता ही नहीं। ठीक है, समाज से पता नहीं है, तो धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाएगा, अपना ब्रेन जंग में तब्दील हो जाएगा। उसी तरह से ये लोहा है, लोहा को छोड़ दिए, अब लोहा में जंग कैसे लगता है, हम तो अपना ब्रेन का बता दिए कैसे ऐसे हम लोग बुद्धि खत्म हो सकता है, तो उसी तरह से लोहे में जंग लगता है।
क्यों लगता है उसका रीजन है, क्यों लगता है। आइए तो क्वेश्चन देगा कि लोहे में जंग लगने के लिए कौन कौन सी जो है परिस्थितियां, कौन कौन से जो है कारक जो है चाहिए। तो याद रखिएगा, लोहे में जंग लगने के लिए मॉइस्चर पहले चाहिए, ह्यूमिडिटी, उसमें पानी की मात्रा रहेगी, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑप्शन में रहेगा प्रकाश, लाइट। तो ध्यान रखना, लाइट से कोई लेना देना नहीं है, जंग लगने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, हमेशा केयर कीजिएगा इस चीज को। तो ध्यान रखिए कि जंग लगता है। अब क्वेश्चन है कि जंग लगने से, रस्ट होने से वो लोहे का भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वेट जो है बढ़ेगा कि घटेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोहे में जंग जो लगता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहा का वेट क्या होता है, बढ़ता है। अब क्वेश्चन है कि इसको जंग लगने से कैसे बचाएं, जंग लगने से कैसे बचाएं। तो आप लोग एक सुने होंगे वर्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इसी को दूसरे वे में हम लोग बोलते हैं यसद लेपन, यसद लेपन। देखिए सभी वर्ड को हम लोग को जानना है, एग्जाम है, नाम ही उसका परीक्षा, वो दूसरे की इच्छा है हमको पूरी करनी है, तो कोई भी वर्ड डाल सकता है। अब मान लीजिए श्रीवास्तव सर ने बताया आपको गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, और एग्जाम में गैल्वेनाइजेशन नहीं देके दे दिया एसद लेपन, या एक और वर्ड होता है जस्तीकरण, जस्तीकरण, ये वर्ड दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन रुकना भैया, हमारे स्टूडेंट हो तो घबराना नहीं, ध्यान देना। जनरली जो है एग्जाम जो होते हैं आपके बाइलिंगुअल होते हैं, उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, आपको इंग्लिश में भी रहेगा। तो यसद लेपन दिया है, अब आप सोचो अरे यार ये क्या चीज़ है, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका खटक से काम करना चाहिए। उसका इंग्लिश वर्जन देखो तो वहां पे यसद लेपन नहीं रहेगा, आपको यही रहेगा क्या, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन पकड़ लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा चौकन्ना रहना है, और खास करके एग्जाम में हमेशा अलर्ट रहना है। कैसे, एक एग्जाम हम दे रहे थे पटना में, ठीक है, और उसमें आया था कि 500 रुपए के नोट पे किसका फिगर रहता है, ठीक है। अब अपना भैया भगवान की कृपा से क्या हुआ कि अपने पॉकेट में 500 का नोट था, दिमाग काम कर गया, फटाक से नोट देखे, गांधी बाबा दिख गए, आंसर, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना काम कर रहा है एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एग्जाम में चाहे कहीं भी बैठिए, जिस काम में उस काम पे ही फोकस डालिए, 50 काम को लेकर चलेंगे नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है ना, पेंटिंग किया जाता है। और पेंटिंग किस लिए किया जाता है, किसका, तो जस्तीकरण, जस्ता, जिंक का जो है, जस्ता का जो है, जेडन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो है लेपन किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। किसके लिए, तो जंग से बचाने के लिए। तो याद रखेंगे जस्तीकरण, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे कि ये है क्या भाई, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते क्या, और उसमें कुछ मिक्सअप रहेगा, उसका हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन या जस्तीकरण। तो लोहा, आयरन, Fe, इसके बारे में लगभग इतना ही हमारे पास, इतना ही नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए इतना ही बता रहे हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो देखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ऊपर में हम लोग शुगर, हाँ वहाँ बताए थे आप लोग को डायबिटीज़ के बारे में। तो ध्यान रखना भैया, मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं तो शुगर हो जाएगा, नहीं। और लेकिन जिसको अगर डायबिटीज है उसको मीठा खाने से बचना। उसका रीजन हमने बताया था, क्या चीज़, कि इंसुलिन हमारे बॉडी में जब कम हो जाता है, ठीक है,
तब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायबिटीज। तो आइए अब यहाँ हम बता रहे हैं चीनी, शक्कर और सबके घर में यूज होता है भैया, ये बहुत जरूरी का, जैसे हम लोग का डेली वे का नमक है ना, तेल, दाल, सब्जी है, उसी तरह से चीनी भी सबके घर में होगा, रहता ही है। और उसका रीज़न भी है कि हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता का क्या फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अंग्रेज तो गए, बहुत सारे चीज़ का आदत लगा के गए हैं। सुबह सुबह उठे बराबर क्या चाहिए, बेड टी चाहिए, नहीं हो। कितने ऐसे हैं बंदे कि वो जो है बेड टी नहीं लेंगे, अगर चाय नहीं पियेंगे तो उनकी नींद ही नहीं खुलेगी, है ना, और भी एक्टिविटीज वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, समझने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा। तो चीनी, अब भैया है क्वेश्चन कि चीनी जो है किससे तैयार होता है। आप लोग को जनरली दिमाग में यही जाएगा कि सर शुगर केन जो है, गन्ना, ईख जिसको बोलते हैं, उससे जो है चीनी तैयार किया जाता है। सही है, आप सही हैं, लेकिन इसके अलावे और भी है। चुकंदर का नाम सुने हैं, चुकंदर, उससे भी चीनी तैयार किया जाता है। नहीं हो सुमित भैया, बराबर है, मुंडी हिला रहे हैं, इसका मतलब नई जानकारी है। चुकंदर से भी तैयार किया जाता है, बराबर है, ठीक है। अब चीनी, तो देखो भैया, लड़े सिपाही नाम सरदार का, चीनी मतलब इसका गन्ना जो है, शुगर केन जो है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला स्टेट है कौन सा, यूपी। यूपी वाले किसान भैया लोग क्या करते हैं, गन्ना का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि लड़े सिपाही और नाम सरदार का महाराष्ट्र आगे हो गया, किसमें, चीनी के उत्पादन में। ये गन्ना का उत्पादन कर रहा है और चीनी के उत्पादन में कौन आगे हो गया, महाराष्ट्र। ये कैसे हो गया यार, ये तो होना नहीं चाहिए, यूपी में रहना चाहिए था, लेकिन है महाराष्ट्र में। औद्योगिकीकरण ज़्यादा है, इंडस्ट्री जो है क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो है चीनी के मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में है, नहीं महाराष्ट्र में है। तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा चीनी के मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में। लेकिन गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन, स्टेट कौन है, तो दैट इज यूपी। अब याद रखिएगा कि हर चीज़ का अनुसंधान केंद्र रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, कैसे कैसे। पहले चीनी आता होगा वो थोड़ा गंदे कलर में, मटमैले कलर में आता होगा, और आज का चीनी कैसा आता है भैया, एकदम वाइट, नहीं। तो उसमें जो है उसका प्रोसेस से केमिकल प्रोसेस किया जाता है, उसमें अस्थि चारकोल का प्रयोग किया जाता है, पता है। चीनी को, शुगर को जो है सफ़ेदी देने के लिए, वाइटनेस लाने के लिए। जैसे चावल आता है मार्केट में, और ओरिजिनल चावल देखिए जो हम धान से निकालते हैं, है ना, तो वो मटमैले कलर में रहता है, थोड़ा गंदे कलर में रहेगा। अब उसको जो है थोड़ा सा प्रेस करके उसका ऊपर का और छिलके को क्या हटाया जाता है, पॉलिश उसको हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में पॉलिश किया जाता है। तो ऊपर का पार्ट जो है क्या हो गया, मैक्सिमम निकल गया, तो अंदर का वो चमकता हुआ चावल उससे निकलेगा। लेकिन देखना भैया, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो हमारे लिए क्या है, घातक भी है, ठीक है। तो वो हम लोग चावल जो खाते हैं जो ज़्यादा पॉलिश वाला है, वो हमारे बॉडी के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन गांव खेड़े में आज भी लोग जो है वो चावल को जो है कूटते हैं, और मैंने धान को कूट के उसे चावल निकाल कर वो खाते हैं। वो खाओगे आप तो वो जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। और एक सुने होंगे आप लोग, क्या चीज़, राइस जूस, नाम सुने हैं, हम लोग माड़ बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, माड़। हम लोग खाए हैं बचपन में माड़ भात, और थोड़ा सा चोखा आलू का बन गया, एकदम खा लो मस्त, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वही आप होटल में जाएंगे तो बोलेंगे क्या, राइस जूस दीजिए, तो एक जूस का दाम कितना लगेगा भैया, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, अपने हिसाब से। उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया, काम आपका बन गया था। आइए, तो हम यहाँ बता रहे थे आप लोग को कि हर चीज़ का टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ में सुधार करनी है या कमी ज़्यादा। जैसे रेड रस्ट रोग होता है गन्ना में, रेड रस्ट रोग किस में होता है, गन्ना में होता है। तो भाई उसका भी तो डॉक्टर होना चाहिए ना, उसका भी रिसर्च होना चाहिए ना, उसके लिए दवा देना है ना। तो उनके लिए एक जो है रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे है, कानपुर, याद रखना भैया। और कानपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में है। कानपुर कहाँ है, यूपी में है। और याद रखेंगे कानपुर में भी, कानपुर में जो है क्या है,
चमड़ा से रिलेटेड जो है बहुत वर्क किया जाता है, फैक्ट्री है जूते वगैरह बनाने का, चप्पल बनाने का, बहुत सारे फैक्ट्री है। लेकिन रुकिएगा थोड़ा सा, कानपुर को कहा जाता है भारत का सबसे गंदा शहर। देखो ये सभी पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, ये वाला कानपुर का सबसे माने के बारे में कि गंदा शहर है, ये जो है आंकड़ा जो है करंट वाले रहते हैं, ये चेंजेस भी हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि प्रेजेंट में क्या कानपुर ही सबसे गंदा है कि दूसरा भी हो गया है। ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जब तक जो पढ़े उसके हिसाब से कानपुर सबसे गंदा शहर है। और कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा, गंगा मैया के किनारे है कानपुर। ठीक है, अब सुनेंगे तो शुगर टेक्नोलॉजी जो है इंडियन भारत का जो है शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है, अब और कुछ बताएं? चलिए रहने देते हैं इतना ही पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग को बहुत अधिक सारी जो है जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी शुरुआती इस लाइन में हूँ, तो हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं, जो कंसेप्ट दे रहे हैं, उस कंसेप्ट को देखिए आप कैसा आपको लग रहा है, और उसके हिसाब से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, जो करना है। जोर जबरदस्ती नहीं कि लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। अगर आपको फायदा होता है तो आप सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो और आने वाले वीडियोस को देखते जाइए। इससे और हम क्लियर आपको जो है कंसेप्ट देंगे। कब? तो ध्यान रखेंगे, अभी हमारा जो भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, उसको हमको डिटेल करना है। और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ला दूंगा, इसके बाद जो है सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए, इसी के साथ आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।